नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली से खबर है, जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज एयरपोर्ट जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें कि कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे मंडाविया। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच, अन्य सुविधाओं का भी लेंगे जायजा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज एयरपोर्ट जाएंगे, जहां कोविड व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। कोविड की तैयारियों का स्वास्थ्य मंत्री लेंगे जायजा। बता दें कि कोरोना से संबंधित तैयारियों का लेंगे जायजा। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच, अन्य सुविधाओं का लेंगे जायजा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज एयरपोर्ट जाएंगे, जहां तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड की तैयारियों का जायजा लेंगे स्वास्थ्य मंत्री। एयरपोर्ट पर कोरोना के साथ ही अन्य सुविधाओं का भी जायजा लेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। आज दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड तैयारियों का लेंगे जायजा। बता दें कि एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के अलावा अन्य सुविधाओं का भी लेंगे जायजा। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, जहां कोविड की तैयारियों का लेंगे जायजा। सोनभद्र से खबर है, जहां राज्य मंत्री राजेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। राहुल जी राम की तरह काम कर रहा है, हम लोग भारत की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदार हैं, वह बताएंगे कि हम किसके अनुयायी हैं। जिस तरह के रावण का चरित्र रहा है, उसी तरह से बीजेपी का चरित्र रावण की तरह है। बता दें कि रावण की तरह काम करती है बीजेपी। राज्य मंत्री राजेश तिवारी ने दिया बड़ा बयान। कहा रावण की तरह काम करती है बीजेपी, राहुल जी राम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग भारत की तरह काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठेकेदार हैं, वह बताएंगे कि हम किसके अनुयायी हैं। मंत्री ने कहा, जिस तरह से रावण का चरित्र रहा है, वैसे ही बीजेपी काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी का चरित्र रावण की तरह बताया। मंत्री ने कहा कि रावण की तरह काम करती है बीजेपी। राज्य मंत्री राजेश तिवारी ने दिया बड़ा बयान। कहा, रावण की तरह काम करती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि राहुल जी राम की तरह काम कर रहे हैं और हम लोग भारत की तरह काम कर रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां 29 को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश घोषित। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया आदेश। बता दें कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया आदेश। शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में कल रहेगा अवकाश। बता दें कि 29 को गुरु गोविंद सिंह जयंती का अवकाश घोषित। परिषदीय विद्यालयों में रहेगा 29 दिसंबर को अवकाश। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया आदेश। शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में 29 दिसंबर को है अवकाश।
गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किया आदेश, 29 दिसंबर को अवकाश घोषित। शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में अवकाश। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर स्कूलों में अवकाश घोषित। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने जारी किए अवकाश के आदेश। शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में अवकाश। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम की सभा में बड़ा हादसा, चंद्रबाबू नायडू की सभा में मची भगदड़। बता दें कि पूर्व सीएम की सभा में बड़ा हादसा, चंद्रबाबू नायडू की सभा में मची भगदड़। इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बता दें कि बुधवार शाम चंद्रबाबू नायडू की कंदुकर में थी सभा। कंदुकुर में थी ये सभा, जहां भगदड़ से हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम की सभा में हुआ ये बड़ा हादसा। चंद्रबाबू नायडू की सभा में मची भगदड़। इस भगदड़ में 7 लोगों की मौत, कई घायल। बुधवार शाम चंद्रबाबू नायडू की कंदुकुर में थी ये सभा, जहां भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी सरकार। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी एसएलपी। बता दें कि रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी एसएलपी। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। वहीं रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी सरकार। बता दें कि सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी एसएलपी। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी सरकार। वहीं रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी एसएलपी। वहीं रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी सरकार। यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी एसएलपी रिपोर्ट। वहीं रिपोर्ट आने के बाद चुनाव का आग्रह करेगी यूपी सरकार।
दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मरीज। कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। बता दें कि दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मरीज मिले। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीजों की पुष्टि। दिल्ली में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीजों की हुई पुष्टि। बता दें कि देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले। खबर लखनऊ से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आज कार्यक्रम। रबी की अच्छादान स्थिति, उर्वरक उपलब्धता पर पीसी। बता दें कि आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे मीडिया सेंटर लोक भवन में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आज का ये कार्यक्रम, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सूर्य प्रताप शाही। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आज का कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं रबी की अच्छादाद और स्थिति, उर्वरक उपलब्धता पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे मीडिया सेंटर लोक भवन में पीसी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का आज का एक कार्यक्रम है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कृषि मंत्री। रबी की आच्छादन स्थिति, उर्वरक उपलब्धता पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे मीडिया सेंटर लोक भवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर मैनपुरी से है, जहां इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में लगी गोली। बता दें कि बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। इस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में लगी गोली। जनपद एटा का है इनामी बदमाश निजाम उर्फ टुइया। मैनपुरी में साल 2020 में डकैती की घटना को दिया था अंजाम। बता दें कि गैंगस्टर में भी चल रहा था फरार। वहीं विभिन्न जनपदों में दे चुका है तमाम वारदातों को अंजाम। बता दें कि इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। इनामी बदमाश से हुई पुलिस की मुठभेड़। जनपद एटा का है ये बदमाश। $50,000 का इनामी दुर्दांत अपराधी निजाम उर्फ टुइया, जो एटा जनपद का रहने वाला है, ये 2020 से डकैती के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर गैंगस्टर में भी वांछित था। अनेकों मुकदमे हैं। विभिन्न जनपदों में इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस तलाश थी। आज बिछवा पुलिस, कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। सिवनी में जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर सारसडोल चिखली मुख्य मार्ग पर बुधवार शाम लगभग 6:30 बजे बाइक से घर लौट रहे राजमिस्त्री पर वन्य प्राणी ने छलांग लगाकर हमला कर दिया। वन्य प्राणी के हमले से बाइक सवार वीर सिंह पुत्र कोदू
सनोडिया सिल्लौर निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस व वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाघ के हमले से राजमिस्त्री की मौत हुई है। भिंड शहर में 3 दिन पहले दिन दहाड़े गौरी सरोवर किनारे बाइक सवार 3 युवकों द्वारा हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवकों के कब्जे से 3 देशी कट्टा और कारतूस जब्त किए गए हैं। तीनों युवक 20 से 21 साल की उम्र के हैं। इन युवकों पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। इन युवकों के हवाई फायरिंग करते समय वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के गौरी किनारे 3 बाइक पर सवार 3 युवकों ने रंगदारी दिखाते हुए चलती बाइक से हवाई फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस को मौके से एक वीडियो भी मिला। को शाम 4 बजे गौरी सरोवर है, उसके सामने बर्गर लैंड गौरी सरोवर पे उसमें हवाई फायरिंग की एक घटना की सूचना आई थी, जिस पर हम लोग तत्काल वहाँ मौके पर पहुंचे थे। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलेश खरपूशे जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया, ऐसे लोग जो हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं या रंगदारी दिखाते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो कोतवाली पुलिस द्वारा हम लोगों द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज वहाँ खंगाले गए, तकनीकी की मदद ली गई, आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। तो उसमें हमने एक ऋषि यादव, विष्णु यादव, ये एक ग्रुप है, दूसरे में है गोलू अकोड़ा और श्यामू यादव, ये दूसरा ग्रुप है। इनको आइडेंटिफाई किया, तकनीकी की मदद ली, लगातार दबिश दी। इसी क्रम में हमने 3 आरोपी पकड़े हैं। ऋषि बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों को सीएम योगी ने तोहफा दिया। किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। बता दें कि लखनऊ में खुलेगा हाईटेक एग्री मॉल। वहीं मॉल में मिलेगी किसानों की खास सुविधाएं। मॉल में किसान कर सकेंगे सीधी बिक्री। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। लखनऊ में खुलेगा हाईटेक एग्री मॉल, जहां किसानों को मिलेगी सुविधाएं। बता दें कि मॉल में मिलेंगी किसानों को खास सुविधाएं। मॉल में किसान सीधी कर सकेंगे बिक्री। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सलाहकार संपादक केवट सिंह जी। केवट सिंह जी, जिस तरीके से सीएम योगी ने किसानों को ये बड़ा तोहफा दिया है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए अवंतिका, किसानों की बात तो हर पार्टी करती रही है और बीजेपी भी कर रही है, लेकिन उन्होंने करने और कसनी में और फर्क न करते हुए जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने पहले एक मंडी परिषद की बिल्डिंग एक किराए के मकान में रहती थी, अब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है और बहुत ही 7 मंजिला बिल्डिंग बनी है, फुल एयर कंडीशन है। उसी तरह से मंडी परिषद की एक संचालक मंडल की बैठक 160वीं बैठक थी, जिसकी मुख्य अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई जिस तरह से बड़े बड़े शहरों में माल बड़े बड़े लोगों के लिए बनाए गए हैं, एक इनके लिए
एग्री माल बनाया जाए जो 7 मंजिला होगा, फुल्ली एयर कंडीशन होगा। और उसके लिए उन्होंने जमीन भी उसी विभूति खंड में तय कर दी है कि 800 स्क्वायर फीट में ये माल बनाया जाएगा, फुल्ली एयर कंडीशन होगा। और उसमें किसान अपने उत्पाद जैसे कि सब्जी हैं, फल हैं, इनका सीधे सीधे बिक्री कर सकेंगे। उसके लिए एक नीति भी बना दी गई कि ये माल इतने रुपए में किसानों को ज्यादा फायदा होगा और किसान जितनी उपज होगी उसका राजस्व लाभ उठा सकेंगे। तो व्यवस्था किसानों के लिए है। और ये नए वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि 2023 में बिल्डिंग तैयार हो जाए और नए वर्ष में ये तोहफा किसानों को दे दिया जाए। और ये भी निर्धारित कर दिया बैठक में कि अभी तक 1000 करोड़ रुपए की राजस्व मंडी परिषद द्वारा जो है प्रदेश सरकार दिया था, ये सीमा बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए कर दी है। जी के बहरीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि मॉल में मिलेगी किसानों को खास सुविधाएं। मॉल में किसान सीधे कर सकेंगे बिक्री। किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। बता दें कि सीएम योगी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। लखनऊ में खुलेगा हाईटेक एग्री मॉल, जहां किसान सीधे कर सकेंगे अपने फसलों की बिक्री। सीतापुर चलते हैं, जहां सीतापुर से खबर आ रही है। बता दें कि सीतापुर से खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा, टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। बता दें कि इस बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिसमें 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें बस में 70 यात्री सवार थे। बीच इटौरी गांव की पुलिया के पास की है ये घटना, जहां बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में 70 लोग सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बता दें कि टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। इस बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिसमें 25 घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा, बस में सवार थे करीब 70 यात्री, जिसमें से 25 हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बता दें कि टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, जिसमें सवार करीब 70 यात्रियों में से 25 हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनियंत्रित होकर पलटी टूरिस्ट बस। बस में सवार थे करीब 70 यात्री, जिसमें से 25 यात्री गंभीर रूप से घायल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे संवाददाता अबरार अली। अबरार, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, 70 लोग सवार थे बस में, 25 घायल हुए, क्या कुछ और जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये सीतापुर के थाना रेउसा क्षेत्र का मामला है, जहां पर अनियंत्रित बस एक खाई में पलट गई है और ये टूरिस्ट बस बताई जा रही है। उसी के आसपास के गांव के लोग थे जो छत्तीसगढ़ ये मजदूरी करने जा रहे थे और ये बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है और ये खाई में पलट गई है, जिसमें 70 यात्री सवार थे और जिसमें 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे पड़ोस के सीएचसी में भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत गंभीर थी उनको सीतापुर के जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कोहरे का कहर है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी, अभी घायलों की स्थिति क्या कुछ है? घायलों के परिजनों से बात हुई है क्या?
घायलों के परिजनों से बात हुई है। कुछ जो यात्री थे वो गंभीर हालत में सीतापुर लाए गए थे, उनकी इलाज चल रहा है और इसके अलावा जो हल्की चोटिल थे उनको छोड़ दिया गया है और उनको दवा करके उनको छुट्टी दे दी गई है। जी कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है, बस अनियंत्रित होकर पलटी है। जी अब राजेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता रहे कि सीतापुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बस पलटी। बस में सवार थे करीब 70 यात्री, 25 की हालत गंभीर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के संपन्न होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांव में विकास कार्यों से संबंधित फाइलें अब पंचायत स्तर पर ही निपटाई जाएंगी ताकि जल्द काम हो और पारदर्शिता आए। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मेडलिस्ट और प्रतिभावान खिलाड़ियों को ग्रुप सी की कुल भर्तियों का 3% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इन खिलाड़ियों को नौकरी केवल खेल विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस समेत 4 विभागों में ही दी जाएगी ताकि उनकी खेल प्रतिभा का सदुपयोग किया जा सके। अकाउंट्स को मिलान करना होता है तो 2,27,000 करोड़ है, वैसे 11-12,000 करोड़ का स्कूलों का विषय भी एक आया है। उसमें बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय हैं। ये सारे एक क्लैरिफिकेशन करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में। वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहाँ से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा। उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है। तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं, वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। सिरसा वासियों की लंबे समय से मांग थी कि सिरसा के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, जो यह मांग पूरी हो चुकी है। उसी को लेकर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा व उनके अनुज गोविंद कांडा के लिए वार्ड नंबर 3 और 4 के वार्ड वासियों ने सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि गोपाल का नाम है। उनके अनुज गोविंद कान्हा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में वार्ड वासियों ने गोपाल कांडा में गोविंद कांडा को पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं आज गोपाल कांडा का जन्मदिन भी था, जिसको लेकर वार्ड वासियों ने केक कटवाकर विधायक को उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कांडा जी को जो सुकून दे रहा है वो वाकया ही साहिबे कमाल, वाकया ही निहाल। राकेश जी थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ाओ स्टेज पे। हरमंदर सिंह मराठ जो दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए सिरसा के लोगों ने ये समारोह रखा। वार्ड नंबर 3, 1, 2, 3, 4 के लोग थे और आसपास के लोग थे शहर के, तो होना भी चाहिए था। बहुत बड़ी एक तोहफा मिला है शहर को, बहुत डिमांड थी इसकी और बहुत जल्द इसको अब शुरू करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से कहेंगे शुरू करवाएं, ताकि लोगों को इसकी सुविधा भी मिले। जो काम उन्होंने किया है उसकी सुविधा भी मिलनी चाहिए लोगों को। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के जहांगीरा गांव के समीप आपसी विवाद में पिस्टल की बट से मारकर एक युवक का सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपराधी ने हत्या की नीयत से युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के आंख के नीचे से छूकर निकल गई। घायल युवक को गोली लगने से आंख के नीचे गहरा जख्म हो गया। युवक की पहचान सुल्तानगंज के पुराने दुर्गा स्थान गली नंबर 5 निवासी सोनू तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल अवस्था में युक्त युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया। स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है।
अगली खबर की तरफ, जहां बिहार सरकार में नए डीजीपी आरएस भट्टी के आने के बाद पुलिस विभाग में काफी तेजी हो गई है। जहां बक्सर जिले में तेजी से पांव पसार रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बक्सर रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न होटलों से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि इन होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की तो नजारा कुछ और ही था। वहां पर अलग अलग कमरों में कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और फिर पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी। तो सूचना थी कि कुछ दारू वगैरह इन होटलों में बिकता है। तो सूचना के सत्यापन में आए तो कुछ लोग संदिग्ध मिले हैं, जिन्हें सत्यापन हेतु थाना ले जाया गया है और सत्यापन के पश्चात यह तक बताया जाएगा कि क्या मामला है। लक्ष्मणगढ़ के शेखावटी के ख्यातनाम भजन सम्राट जन जन की आस्था के प्रतीक बौधाम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्य संत रतिनाथ महाराज को सर्व समाज ने मुख्य डाकघर के पास हाकिमों की छतरी के पास पुष्पांजलि एवं शब्दांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि एक और पाश्चात्य संस्कृति रूपी दीमक हमारी पवित्र संस्कृति को प्रदूषित करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर रतिनाथ जी महाराज सरीखे सद्पुरुष ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। बाबा जी के ज्योतिर्धर व्यक्तित्व, शांत प्रवृत्तिनाथ संप्रदाय के प्रति समर्पण भाव उनके व्यक्तित्व का समुज्वल रूप का बखान किया। ऐसा है कि रतिनाथ जी महाराज का निजी मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का, और उसमें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सारे नगर के संभ्रांत लोग पधारे, अपनी अपनी श्रद्धांजलियाँ बाबा जी को पेश की, व्यक्त की और सभी ने इनके मार्ग पर चलने का प्रण लिया और इनकी भजनों से और जो शिक्षा प्राप्त हुई है अपने जीवन में ग्रहण करने की प्रेरणा। मुंगेली जिले के विकासखंड लोरमी के अचानक कुमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम छपरवा में धान उपार्जन केंद्र खोलने पर वहां के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कलेक्टर राहुल देव के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम छपरवा में धान उपार्जन केंद्र खुलने पर किसानों को बधाई दी और कहा कि धान उपार्जन केंद्र खुलने से किसानों को धान विक्रय करने पर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब ग्राम में ही किसानों का धान विक्रय हो जाएगा। संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंशानुरूप राज्य शासन द्वारा मुंगेली जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए ग्राम छपरवा में नवीन धान उपार्जन केंद्र की स्वीकृति दी गई। राजधानी दिल्ली के अंदर गौ रक्षक दल द्वारा दिल्ली के अंदर रैली निकाली गई, जो दिल्ली के मुंडका से स्टार्ट होकर पीरागढ़ी महाराज सूरजमल स्टेडियम और साथ ही पंजाबी बाग तक रुख किया गया, जिसमें गौ सेवा दल के अध्यक्ष और सेवा दल वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गौ रक्षा की मांग के साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। एमसीडी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा गया कि मौजूदा सरकार किसी भी प्रकार से मदद नहीं करती है। ऐसे में जब भी गोवंश को मदद की जरूरत पड़ती है, ऐसे में एमसीडी ज्यादातर समय पर नहीं आती है। ना ही कोई हॉस्पिटल, ना ही कोई सुविधा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उन्होंने कागजों पर काम होने की बात कही और जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 2 दिनों के सदन में चली कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया है और कहा कि विधायी कार्य होने के साथ ही साथ विधायकों की भागीदारी भी बढ़ी है। सदन की कार्यवाही के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को फंड आवंटित करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। सरपंचों के अधिकार पहले की तरह हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत ही बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहर स्थानीय निकायों की जिम्मेवारियों को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकार भी बढ़ने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का कार्य याशी कंपनी को दिया गया था। इस कार्य में आई त्रुटियों को दूर करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कार्य कर रहे हैं। जल्द इस कार्य को पूरा करने की उम्मीद है। कुल 7 विधेयक आज जो है पारित हुए हैं। दूसरा था, आजकल बहुत शिकायतें अर्बन लोकल बॉडीज में प्रॉपर्टी की आईडी को लेकर के ये आती रही हैं। उस पर पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और जो गलतियां हैं, जो एक याशी कंपनी है उसके माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। ये ठीक है कि इसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ तकलीफें हुई हैं, लेकिन आज हमारे मंत्री जी ने उसको स्पष्ट किया है और आने वाले 15 दिन में और उसमें बार बार ध्यान करके और जितनी भी गलतियाँ हैं उसको ठीक कराया जाएगा। 22-23 के जो अनुपूरक अनुमान सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हर सत्र में आते ही हैं, उसका भी और जो है 1221 करोड़ रुपए के ऐसे अनुपूरक अनुमान वो पारित किए गए हैं। कुल 7 विधेयक आज जो है पारित हुए हैं। उसमें पहला है हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, ये विधेयक इसको पास किया है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक इसको पास किया गया है। हरियाणा ग्राम विकास संशोधन विधेयक 2022 पास किया गया है, जिसके अंतर्गत HRDF का जो फंड होता है वो अभी तक 2% का एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन अब 2% से ज़्यादा तो नहीं हो रहेगा, लेकिन उससे नीचे सरकार जब भी चाहे उसमें संशोधन कर सकती है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य में एग्रीटेक्स परियोजना को लागू करने के लिए कृषि एवं विकास कल्याण और राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के परिवार पहचान पत्र को भू अभिलेखों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में एग्रीस्टैक के विकास के लिए बनाई गई संचालन समिति की बैठक के दौरान किसानों के परिवार पहचान पत्र को भू अभिलेखों से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राजनीतिक सलाहकार और चीफ नॉलेज ऑफिसर राजीव चावला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। बता दें कि एग्रीस्टैक एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो डिजिटल सेवाओं के माध्यम से किसानों को खेती करने और उच्च रिटर्न सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसानों को डिजिटल सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सिरमौर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला लाना पालर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य विजय कुमार भाटिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर छात्रों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें सिरमौरी नाटी, पंजाबी गिद्दा, हरियाणवी नृत्य, राजस्थानी नृत्य, बच्चों द्वारा भजन, देशभक्ति गीत गाए गए। सिरमौरी नाटी ने सबका मन मोह लिया। प्रीति द्वारा गाए भजन मत कर तू अभिमान ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। शैक्षणिक गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही खेलों में खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां बौधाम में शेखावटी के संत रतिनाथ जी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान में शेखावटी की भूमि को लोक सांस्कृतिक व नाथ संप्रदाय की भूमि बताते हुए कहा कि लोग संत रतिनाथ जी महाराज के इस क्षेत्र के लोगों में विशेष मान्यता थी और उन्होंने लोक भजनों को लोकप्रिय बनाया था। सतीश पूनिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश में पेपर लीक मामले में कहा कि पेपर लीक तभी होते हैं जब सरकार वीक होती है।
उन्होंने कहा कि नकल और पेपर लीक होना वर्तमान में संगठित अपराध है। पेपर लीक होने से बच्चों के साथ ही साथ उनके माँ बाप का सपना भी टूटा है। राजस्थान की शेखावाटी की धरती लोक रंग की धरती है, लोक संस्कृति की धरती है, जहाँ लोक आस्थाएं हैं और उन आस्थाओं में नाथ संप्रदाय की एक विराट परंपरा इस पूरे शेखावाटी क्षेत्र में रही है। रतिनाथ जी महाराज का इस पूरे क्षेत्र में एक विशेष किस्म का लोगों के बीच में मान्यता थी। खास तौर पर जिस तरीके से लोक भजनों को उन्होंने लोकप्रिय बनाया और पूरे देश भर में लगातार भ्रमण करते हुए उन्होंने नाथ संप्रदाय की भी और कुरीतियों के खिलाफ और खास तौर पर गौ सेवा और जो बच्चियों के उत्थान का जो बीड़ा उठाया था, उससे संत समाज के प्रति शक्ति और सामर्थ्य दिखती है। बीच रास्ते में रोककर मारपीट कर पैसे छीनने के मामले में बलारा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पैसों के लिए छीना झपटी की और पैसे नहीं देने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बबीता ने बलारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका पति महिपाल जाट 17 दिसंबर को सुबह घर से स्वामी ढाड़ी गया था। वापस घर आते समय महिपाल जाट के पास 1 लाख रुपए भी थे। गांव के पास पहुंचा तो 3 लोगों ने पैसों के लिए छीना झपटी शुरू कर दी। जब पैसे देने के लिए मना किया तो बदमाशों ने कुल्हाड़ी से मारपीट कर पति को घायल कर दिया। मारपीट के दौरान महिपाल बेहोश हो गया, जिसके बाद बदमाश 1 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वारदात में शामिल शिवलाल उर्फ शोला मेघवाल को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अरवल जिले में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि एक बार फिर से अपराधियों ने गोलियों की बौछार से तांडव मचाया। मामला अरवल जिला के किंजर थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव के समीप अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। पूर्व माओवादी कमांडर कमलेश राम को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। आपसी वर्चस्व में अपराधियों ने दनादन 6 गोलियां दाग दी। बाइक सवार अपराधियों ने दनादन गोली दागने के बाद मौके से फरार हो गए। दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कमलेश राम किंजर थाना क्षेत्र के जिकटिया बारा गांव का रहने वाला है। पूर्व में मृतक माओवादी संगठन का एरिया कमांडर हुआ करता था और कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा। इलाके में इसकी तूती बोलती थी। क्या घटना है सर? 12 जिकटिया में एक कमलेश राम को गोली मारी गई। अभी उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। क्या कोई आपराधिक पहले भी इनकी सर? इसका अभी सत्यापन किया जाना है। इस बारे में जानकारी भी ज़्यादा मेरे पास नहीं है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई। अगर बात की जाए तो पूरे बिहार में करीब 42% मतदान हुए। अब 30 को मतगणना होगी। ईवीएम को बंद कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ब्रजगृह में रखा जाएगा। हालांकि ठंड होने के कारण ज्यादा वोट नहीं पड़े। संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छिटपुट घटनाओं को छोड़ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। वोटरों में भी गजब का उत्साह देखा गया। क्योंकि सुबह में कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी आए थे, उनसे बातचीत हुई। यहाँ की वोटर की संख्या काफी अधिक रहने के कारण हमने उनसे चर्चा की थी कि 980, 980, 980 तीनों बूथ। बिहार सरकार में नए डीजीपी आरएस भट्टी के आने के बाद पुलिस विभाग में काफी तेजी हो गई है। जहां बक्सर जिले में तेजी से पांव पसार रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में बक्सर रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न होटलों से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जा रहा है। प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि इन होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की तो नजारा कुछ और ही था। वहां पर अलग अलग कमरों में कई युवक युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर चली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि विभिन्न होटलों में सेक्स रैकेट चल रहा है। सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई।
तो सूचना थी कि कुछ दारू वगैरह इन होटलों में बिकता है। तो सूचना के सत्यापन में आए तो कुछ लोग संदिग्ध मिले हैं, जिन्हें सत्यापन हेतु थाना ले जाया गया है और सत्यापन के पश्चात यह बताया जाएगा कि क्या मामला है। खबर की तरफ बता दें कि कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के तहत आज दूसरे दिन पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने पोंडी उपरोडा में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया, जहां बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम द्वारा बीजेपी पर किए गए बयान पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावी वर्ष आने से पहले राजनीति सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कोरबा लोकसभा के 4 दिन के प्रवास पर पहुंचे हैं। वे पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के तहत जगह जगह आम सभा ले रहे हैं। आज दूसरे दिन के कार्यक्रम में पोंडी उपरोडा में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है मोहन मरकाम जी कभी आकलन किए? पूरे देश में कितने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं, कितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रदेश में उनकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ क्या गति है? रोज वार हो रहे हैं सचिन जी के और गहलोत जी के बीच में। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3/4 बहुमत की सरकार है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम आज अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा में मंत्री टेकाम ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सरकार की नीति साफ है, इस पर राजनीति करने का काम भाजपा कर रही है। जब आरक्षण विधेयक नहीं लाया गया था तब भाजपाई खूब आंदोलन, धरना और घेराव कर विधेयक लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब सरकार विधेयक लेकर आ गई है, राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रही है, अटका के रखी है, तब भाजपाई राज्यपाल पर दबाव नहीं बना रहे हैं, आंदोलन घेराव नहीं कर रहे हैं, भाजपाई छुपे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि इसके दबाव में साइन नहीं हो रहा है, बताना चाहिए या फिर अविलंबन प्रदेश के आदिवासियों के हित में दस्तखत करना चाहिए। जब अंबिकापुर जाएंगे तो बिलासपुर होके जाएंगे, अगर और कहीं निकलना है तो बिलासपुर होके जाएंगे, तो हम तो ऑन द रूट हैं। मंत्री जी, एक शिक्षा विभाग से प्रश्न है, मंत्रालय अभी तो जुलन तो अभी तो आपका जो पूरा वो लगा हुआ है वो आरक्षण पे लगा हुआ है, उसमें आप लोग पूछ नहीं रहे हैं उसमें आरक्षण में है। क्या राज्यपाल महोदया उस पर साइन करेंगी? देखिए, सरकार की जो स्टैंड है, सरकार की जो मंशा है, हम सब की जो मंशा है कि यहाँ जितनी जिसकी आबादी है उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, और उसी आशय से हम लोगों ने विधानसभा में विधेयक लाया और विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ। ऐसा नहीं कि कोई उसका कोई हो, सबने उसको पारित किया, कांग्रेस के लोग भी, भाजपा के लोग भी। लेकिन अब वो जिस राज्यपाल जी ने कहा था कि जैसे विधेयक पास होगा हम उस पर दस्तखत कर देंगे, आवाज़ काफ़ी दिन हो गया है, वो कई तरह की इंक्वायरी हो रही है, कई प्रकार की उसमें कि हम उसको किस प्रकार से लोगों से राय लेंगे। चल रहे हो? अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं। अमेठी में कड़ाके की ठंड, गलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। खबर अमेठी से बता रहे हैं, जहां पारा पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। चौराहों पर घर के सामने अलाव के सहारे बैठे हैं लोग। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। बता दें कि अमेठी में कड़ाके की ठंड और गलन से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। वहीं पारा पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। बता दें कि चौराहे पर घर के सामने अलाव के सहारे हैं लोग। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। बता दें कि कड़ाके की ठंड और गलन से जनजीवन अस्त व्यस्त, अलाव के सहारे हैं लोग। वहीं पारा पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे।
गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बता दें कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। पारा पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। चौराहों पर घर के सामने अलाव के सहारे लोग हैं। वहीं गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। बता दें कि चौराहे पर घर के सामने अलाव के सहारे हैं लोग। बढ़ती ठंड से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता रणविजय जी, जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, पारा भी 10 डिग्री के नीचे चला गया है, क्या कुछ और जानकारी है? जी, आपको बताते चले कि सुबह से ही जो है घना कोहरे का वो रहा है, पूरे जनपद में छाया रहा पूरी तरह से। वहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं से जिस तरह से ठंड बढ़ी है, अभी 72 घंटे लगातार मौसम विभाग का अनुमान है कि जो है अभी 72 घंटे इसी तरह से ठंड बढ़ी रहेगी। वहीं पे अलाव की सुचारू व्यवस्था न हो पाने के कारण लोग अपने घर के सामने ही जो है छोटे मोटे लकड़ियों को जला के ठंड से निजात पा रहे हैं। जी रणविजय जी, रैन बसेरों के क्या हालात हैं, क्या कुछ वहाँ व्यवस्थाएं हैं? जी, हम इससे पहले भी बता चुके हैं कई बार कि जो अभी तक रैन बसेरे की सुचारू व्यवस्था अमेठी जनपद में नहीं कराई जा पाई है। जी रणविजय जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बता दें कि अमेठी में कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह घने कोहरे की वजह से और बढ़ती ठंड की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। अमेठी में ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।